अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी क्रुस्कल वैलिस टेस्ट की। हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में क्रुस्कल वैलिस टेस्ट जो है वो क्या होता है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके क्या इसका मतलब न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, और अगर इसका डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो इसमें हम क्या करते हैं, मजीद पोस्ट हॉक करते हैं या कुछ और करते हैं या मैन वाइट नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्रुस्कल वैलिस टेस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव है वन वे अनोवा का। इंडिपेंडेंट सैंपल वन वे अनोवा, अगर उसकी असम्पशंस जो है वो फुलफिल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट करते हैं, जो कि क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक ऑल्टरनेटिव है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। ठीक हो गया। क्रिस्कल वैलिस टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक आईवी है, एक डीवी है। ठीक है, और जो आईवी होता है वह कैटेगोरिकल होता है और उसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं। ठीक हो गया, 3 या 3 से ज़्यादा होंगी तब हम ये करेंगे, अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे। और इसमें जो टीवी होता है वो ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल का क्या मतलब है कि वो आप उसको ऑर्डर की फॉर्म में या रैंक की फॉर्म में लेते हैं। ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि वो कॉर्डिनल हो। ठीक है, यहाँ पर कॉर्डिनल आएगा। ये भी हो सकता है कि वो कॉर्डिनल हो, लेकिन क्या हो, अनोवा की अगर अजम्पशंस वायलेट हो रही हैं तो स्टिल अगर वो कॉर्डिनल है भी आपका ये वाला डीवी, फिर भी हम क्या करते हैं, क्रिस्कल वैलिस टेस्ट ही करते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल बेसिकली देखते हैं, जिससे हमें समझ आएगा कि हमने इसको एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपको डाटा जो है वो 3 ग्रुप्स की फॉर्म में दिया होगा। ये उन्होंने सीबीटी का डाटा आपको गिव किया है। ठीक है, उसके बाद ये साइको एनालिसिस है। हमने क्या किया है, 3 किस्म की थेरेपीज़ अप्लाई की हैं। ठीक है, और ये जो स्कोर्स हैं हमारे पास, ये जो अंदर है हमारे पास स्कोर्स, ये क्या है, डिप्रेशन के स्कोर्स हैं जो हमने मतलब कैलकुलेट किए हैं। जब स्टूडेंट्स पे हमने कुछ मतलब इंडिविजुअल्स पे हमने क्या किया, डिप्रेशन के पेशेंट पे 3 थेरेपीज अप्लाई किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनके डिप्रेशन का जो स्कोर है वो मेजर किया। ठीक है, अब ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनका जो डाटा है ये आपको गिवन है। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने खुद डिराइव करना है। तो वो हम किस तरह से डिराइव करेंगे, इसमें क्या होता है आपको पता है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, रैंक्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने रैंक्स बनाने हैं। तो सीबीटी का अब हम इसके रैंक्स देखते हैं। लेकिन क्या होता है, पहले हम क्या करते होते थे, जब हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं नॉर्मली, तो हम रैंक्स बनाते हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सपोज ये हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, तो हम रैंक देखते हैं कि कौन इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये 22 जो है इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रैंक हो जाएगा। ये 20 का सेकंड होगा, 18 का थर्ड होगा और 15 का फोर्थ होगा। मतलब इसमें जो सबसे हाईएस्ट होता है उसका रैंक हम 1 रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से हमने नहीं करना। हमने जो रैंक लेने हैं वो तीनों ग्रुप को कंबाइन करके लेने हैं। ठीक हो गया। सपोज आप ये कंसीडर करें कि ये जो तीनों हैं ये टोटली एक ही ग्रुप है। ठीक है, एक ही लाइन में सारे, आपने बेशक इसको देख के लिख लें। तो इस तरह क्या होगा कि एक ही ग्रुप है ये पूरा का पूरा। ठीक है, 3 अलग ग्रुप नहीं है। जब आपने रैंकिंग करनी है तब आपने इनको एक ही ग्रुप कंसीडर करते हुए इनमें से पूरे कंबाइंडली रैंकिंग करनी है। मतलब अब तीनों में से आप देखें सबसे हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप देखें तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये क्या है, 30। 30 से बाकी सारे कम है। ठीक है, इंडिविजुअली हमने नहीं देखना कि इसमें हाईएस्ट कौन है, इसमें हाईएस्ट कौन है या इसमें हाईएस्ट कौन है। हमने ओवरऑल इन तीनों में से देखना है कि ओवरऑल हाईएस्ट कौन है। ठीक हो गया। तो ये हमारा 30 जो है ये सबसे टॉप पर आ रहा है, तो इसको हमने रैंक दे दिया 1 का। ठीक है, उसके बाद आप देखें 30 से कम जो है वो ये 28 है। 28 देखें इनमें किसी में नहीं आ रहा, तो 28 जो है वो इससे कम है तो हमने 2 लिख दिया। फिर 25 आ रहा है, अगर इधर कहीं 25 होता तो हम इधर लिख देते 3। ठीक है, तो यहाँ है 25, हमने यहाँ लिख दिया 3। ये इसका थर्ड रैंक हो गया। फिर उससे कम ये है 23, तो ये हमने रैंक दे दिया इसको 4। ठीक है, उसके बाद 23 से कम जो है इन सब ग्रुप्स में आप देखें तो ये आ रहा है हमारे पास 22, तो इसको हमने रैंक दे दिया 5 का। ठीक है, उसके बाद 22 से कम जो है वो ये 21 है, तो इसका रैंक हमने काट दिया 6। और फिर उसके बाद इससे कम है 20, तो इसका रैंक है 7। और इससे कम है ये 17, तो इसका रैंक हमने कर दिया 9। 17 से कम जो है हमारे पास आप देखें ये 15 है, एक ये 15 है और साथ ही साथ एक ये भी 15 है। ठीक है, अगर अब हम ऐसे करें कि 9 के बाद अब कौन सा रैंक था, 10, तो अगर हम एक को 10 दे दें और एक को 11 दे दें तो ये गलत बात है, क्योंकि दोनों के सेम मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं। ठीक है, अब इसका रैंक 10 है, सपोज इसका रैंक क्या है, 10 है, और इसका रैंक क्या है, 11 है, तो हम इसका एवरेज लेंगे। एवरेज किस तरह से लेंगे, 11 प्लस या 10 प्लस 11। ठीक है, या फिर हमने 11 प्लस 10 किया। ठीक है, कि एक का रैंक 10 है और एक का 11 है। उसके बाद ये कितने हैं, 1 और 2, मतलब 2 कंडीशंस है ना, 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.5।
ठीक है, तो इसलिए हमने इन दोनों को दे दिया 10.5। अब 10 और 11 दोनों वाले रैंक्स जो है वो कंज्यूम हो गए। अब जो नेक्स्ट रैंक होगा वो 10 या 11 में से कोई नहीं होगा, वो 12 होगा। ठीक है, सपोज इसी तरह अगर यहाँ पर एक और भी पार्टिसिपेंट होता है, सपोज ये वाला जो पार्टिसिपेंट है इसके भी 15 ही होते, ठीक है सपोज, तो फिर हमने क्या करना था कि ये 3 जब आ जाने थे तो आप देखें इसका 10 होना था, इसका 11 होना था और इसका 12 होना था। फिर हमने यहाँ पर करना था कि 10 + 11 + 12, ठीक है, फिर हमने 12 को भी ऐड कर देना था और फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होना था, डिवाइडेड बाय 3 होना था। ठीक है, क्योंकि अब 3 इंडिविजुअल्स होने थे ना, 1, 2 और 3 जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 3, मतलब डिवीजन में क्या होता है n, कि जितने n हैं तो जिसके साथ हम डील करें, जिनकी यहाँ पर हमने लिखी है वैल्यूज़, तो वो हमारा n होगा उस टाइम पे, तो 1, 2, 3 हो जाना था। तो फिर इसको आपने जब सॉल्व करना था तो जो आंसर आना था वो इन तीनों का हो जाना था। ठीक है, सपोज हमारा आंसर आता 11.5, तो इसमें भी 11.5 होना था, इसमें भी 11.5 और इसमें भी 11.5। ठीक हो गया। तो अभी के लिए ऐसा नहीं है, अभी के लिए हमारा क्या है 10 + 11 था और वो डिवाइडेड बाय करना था 2, तो वो हमारा आंसर आ गया था 10.5। तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया 10.5 और यहाँ पर भी लिख दिया 10.5। अब ये जो है मतलब इसमें किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हुई, दोनों को सेम सेम मिल गया। अगर हम एक को 11 देते और एक को 12 देते तो ये गलत बात होती, क्योंकि स्कोर दोनों का सेम था। ठीक हो गया। उसके बाद अब 10 और 11 दोनों कंज्यूम हो गए, तो नेक्स्ट रैंक हमारा क्या होगा 12। ठीक है, तो आप देखें 15 से कम कौन सा स्कोर है, 15 से कम कोई भी नहीं है, बस यहीं पर हमारी रैंकिंग ख़त्म होगी, हमने सबको रैंक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, हमने रैंक्स इसलिए बनाए क्योंकि हम डाटा जो है वो रैंकिंग की फॉर्म में डील करेंगे, ये नॉन पैरामीट्रिक जो भी टेस्ट होते हैं उनमें। उसके बाद हमने एन देखना है, तो एन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, टोटल कैपिटल एन है, टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं, तो आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई हमारे पास 12। ठीक हो गया। उसके बाद जो क्रिस्टल वैलिस होता है इसको हम एक्स से शो करते हैं और इसका ये हमारे पास फार्मूला है जिसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। इसमें ये जो 12 है, ये 1 है, ठीक है, ये 3 है, ये जो भी डिजिट्स हैं ये भी एज इट इज़ इसी फार्मूले का पार्ट है, इनको भी आपने एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो आप देखें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है एन, और एन हमारा क्या था 12 था, तो हमने इसकी जगह 12 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है n+1, तो 12 + 1 कितना होता है 13, तो हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। उसके बाद ये क्या है सिग्मा टी स्क्वायर ओवर एन, टी जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा होता है, सबमिशन को, ठीक है, प्लस को। तो हमने क्या करना है, इन सब रैंक्स को जब आप प्लस कर लेंगे, ठीक है, 10.5 + 7 + 8 + 5, तो ये हमारा बन जाता है सिग्मा टी। ठीक है, यहाँ पर टी जो है वो भी हम सिग्मा को ही शो कर रहे होते हैं, टी और सिग्मा एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास सिग्मा R1 आप इसको कह लें कि ये हमारा R1 है, ठीक है, ये R2 है और ये R क्या है 3 है। ठीक है, तो R1 का सिग्मा हमारे पास क्या आ गया 30.8, जिसको हम T1 से शो कर देंगे, और फिर इनको हमने प्लस कर लिया, ये आंसर आ गया हमारे पास 37.5, ये T2 है, इनको हमने प्लस कर लिया, हमारा आंसर आ गया 10, ये हमारे पास क्या है T3 है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इन सबको हमने पुट कर देना है। ये 30.5 है, ठीक है, सिग्मा टी स्केयर मतलब इसको ओपन करें तो इन सब टी की वैल्यू बनती है, और उसको हमने साथ साथ स्केयर कर देना है, और डिवीजन में हर किसी का इंडिविजुअली जो एन आ रहा है। ठीक है, अब ये एक्चुअली फार्मूला क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा कि T1 स्केयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस T2 स्केयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस T3 स्केयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, तो आप देखें ये T1 हमारे पास क्या था 30.5, तो 30.5 का स्केयर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, तो स्मॉल एन मतलब इसकी कितनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो 1, 2, 3, 4 या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो देखें 4 है हमारे पास, तो इसलिए हमने क्या किया 30.5 स्केयर को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। अगर यहाँ पर 3 होती तो हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 कर देते। ठीक है, इसी तरह आप जो सेकंड है फिर हमने उसको प्लस करना है। सेकंड हमारा टी क्या आया था, T2 हमारा था 37.5, तो हमने उसको स्केयर कर दिया। स्केयर हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे फार्मूला में है कि आपने स्केयर करना है। ठीक है, तो हमने उसको स्केयर किया, तो इसमें भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड देखें तो ये हमारा सिग्मा क्या आया T3 हमारे पास क्या आया 10 आया, इन सबको प्लस करके 4 + 2 + 1 + 3 = 10, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी इसमें क्या है 4 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो हमने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। तो इसको और यहाँ पर आप देखें फिर ये -3 आ गया, एन हमारा क्या था 12 था, और उसके बाद n+1 हमने करना था, तो 12 + 1 किया 13 आ गया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, सारी क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है, स्केयर ले लेना, उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है 7.9। ठीक हो गया, ये हमारा क्रिस्टल वैलिस टेस्ट का जिसको हम एक्स से शो करते हैं उसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद आते हैं हमारे हाइपोथेसिस के स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है हाइपोथेसिस का, तो उसमें हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमने ये बनाई कि रैंक्स ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस आर
सेम, ठीक है। नल आपको पता है हमेशा से यही कहते हैं कि जो भी बात करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो ये कह रही है कि जो भी ट्रीटमेंट कंडीशंस आपने अप्लाई की हैं, मतलब सीबीटी, साइको एनालिसिस के कंट्रोल, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सबके सेम ही रैंक आ रहे हैं, ठीक है। मतलब स्कोर सबके सेम है। अगर स्कोर सबके सेम है तो जाहिर सी बात है रैंक भी सबके सेम हो जाएंगे। अगर हर किसी का 23 स्कोर है सपोज, तो फिर सब में ही 1 1 1 1 आ जाना था, ठीक है। वो यही कहना चाह रही है नल हाइपोथेसिस के स्कोर्स में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो चूंकि हम रैंक्स के साथ डील करें तो इसलिए वो रैंक का वर्ड हम यूज़ करेंगे कि रैंक्स ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशंस आर सेम, ठीक हो गया। लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको पता है जब भी हमारे जो है ग्रुप्स, जो लेवल्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, तो तब हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, कोई भी टेस्ट हो, जब भी आपके लेवल्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं आईवी के, तो हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो इस तरह से होती है कि एक ट्रीटमेंट मीन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर हम चूंकि रैंक के साथ डील करें तो इसलिए हमने लिख दिया कि एटलीस्ट रैंक ऑफ वन ट्रीटमेंट कंडीशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक हो गया। और जब इस तरह की हमारे पास alternate hypothesis हो कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज़ डिफरेंट या वन रैंक ऑफ वन ट्रीटमेंट कंडीशन इज़ डिफरेंट, तो अगर इस तरह की जो भी हाइपोथेसिस होती है तो वो सपोर्ट हो जाती है। अगर वो सपोर्ट हो जाए तो उसके लिए हमने आगे क्या करना होता है, मज़ीद हमने उसके लिए कोई, क्योंकि वो ऑमनीबस कंडीशंस हो जाती हैं हमारे पास, तो हमने आगे मज़ीद उसके लिए कोई और टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा करेंगे वो हम देखते हैं। उससे पहले हम हाइपोथेसिस के स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हाइपोथेसिस था, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, अल्फा और क्रिटिकल वैल्यू वाला स्टेप होता है। ये हमारे पास अल्फा और क्रिटिकल वैल्यू का स्टेप है। तो अल्फा उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताई हुई है 0.05 थी, ठीक है। उसके बाद इसमें डी एफ जो है, डी एफ का क्या फार्मूला होता है, K-1, नंबर ऑफ कंडीशंस -1। आपको पता है नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है इसमें, 1 2 3, ठीक है। तीन ट्रीटमेंट कंडीशंस अप्लाई की जा रही है ना, तो इसलिए के क्या होगा, 3 होगा। तो 3 - 1 किया, 2 आ गया हमारे पास आंसर डी एफ का। अब आप हम इसको जाकर देखेंगे काई-स्क्वायर टेबल में, ठीक हो गया। याद रखें कि क्रिस्टल वैलिस टेस्ट का हम टेबल नहीं यूज़ करते, हमारे पास जो क्रिस्टल वैलिस टेस्ट में जो टेबल होता है वो क्या होता है, काई-स्क्वायर टेबल होता है। अब हम इसको देखते हैं काई-स्क्वायर टेबल में। ये रहा हमारे पास काई-स्क्वायर का टेबल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमारा डी एफ क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ पर डी एफ 2, अल्फा हमारा था 0.05, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5.99, ठीक है। ये आंसर आ गया 5.99। तो चूंकि ये टू टेल्ड थी हमारी हाइपोथेसिस, आप देखें टू टेल्ड है, इसमें बता नहीं रहे कोई भी डायरेक्शन, तो ये क्या है, टू टेल्ड हाइपोथेसिस होती हैं इसमें, तो हमारा हमने साथ में लगा दिया प्लस माइनस, ठीक हो गया। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, हम हमारा आंसर लिख देते हैं। ये लिख दिया, हमारा आंसर क्या है, h = 7.9, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो अब हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है 5.99 है, तो हमने इधर और इधर, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप देखें 0 1 2 3 4 5.99 ऑलमोस्ट यहाँ पर लाई कर है, तो हमने यहाँ से ऊपर एक लाइन लगा दी। इधर से भी आप रिवर्स चाहें तो 1 2 3 4 5 9 यहाँ पर आ रहा है, तो हमने यहाँ पर भी लाइन लगा दी। अब ये सारा एरिया भी हमारे पास शेडिड एरिया होता है, और ये वाला भी एरिया हमारे पास शेडिड एरिया होता है। और ये शेडिड एरिया जो है, इसको हम जिस तरह से एनोवा, रिपीटेड मेयर उन सब में होता था, उसी तरह से यहाँ पर भी ये शेडिड एरिया क्या है, क्रिटिकल रीजन है। अगर वैल्यू इसमें आए तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये भी शेडिड एरिया जो है वो क्रिटिकल रीजन है। अगर वैल्यू इसमें आए तो वो क्या हो जाती है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो अंदर वाला हमारे पास ये वाला एरिया होता है जो कि नॉन शेडिड है, अगर वैल्यू इसमें आए तो वो एक्सेप्ट हो जाती है, और ये हमारा कौन सा होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 7.99, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है, डिस्कशन का। तो डिस्कशन में अब हमने देखना है कि मतलब हमारा डिसीजन, सॉरी अभी नहीं, अभी हम डिसीजन ले रहे थे, तो हमारा क्या आंसर आया, 7.99, ठीक है। तो आप देखें ये 5.99 है, तो 5 के बाद 7 होगा ना कहीं पे, ये 5 है तो आगे फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 7.9, तो वो इस एरिया में लाई कर रहा है जो कि क्या है, क्रिटिकल रीजन। हमने बताया कि जितना भी एरिया आगे मजीद यहाँ से होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन हो गया, और जिसके अंदर हमारी ये वैल्यू 7.99 लाई कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, क्योंकि क्रिटिकल रीजन में आने का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट हो गई है, ठीक है। और अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस सपोर्ट हो गई है तो क्या बात मतलब सपोर्ट हुई है, ये वाली बात, एटलीस्ट रैंक ऑफ वन ट्रीटमेंट कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। तो ये रहा कि एटलीस्ट रैंक ऑफ वन ट्रीटमेंट कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि मतलब इन तीनों में से कोई एक है जिसका रैंक जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, या इसका या इसका या इसका। अब हमें ये नहीं पता कि किसका डिफरेंट है, और चूंकि हमें ये बात नहीं बता रहा था किसका डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्रिस्टल वैलिस को क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक ऑमनीबस टेस्ट है,
ठीक हो गया। क्रुस्कल वैलिस हमारे पास क्या है, एक ऑमनीबस टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्रुस्कल वैलिस आएगा, ये यहाँ पर मैन वाइटनी की जगह क्या आएगा, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। अच्छा जी, ये आ गया हमारा क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। क्यों? क्योंकि क्रुस्कल वैलिस टेस्ट जो है हमें ये नहीं बता रहा कि मतलब आपका जो है वो क्या है, मतलब हमें ये नहीं बता रहा ना कि मीन इसमें से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। सिर्फ इतनी बात उसने बताई जो कि नल हाइपोथेसिस ने कही थी कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज डिफरेंट, ठीक है। रैंक उसने बता दिया कि एक का डिफरेंट है, रैंक ऑफ वन कंडीशन इज डिफरेंट, ये नहीं बता रहा किसका डिफरेंट है। तो ये जानने के लिए कि किसका डिफरेंट है हम क्या करते हैं, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रुस्कल वैलिस, सॉरी, हम क्या करते हैं कि हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ऑमनीबस टेस्ट है, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। तो अब इसके लिए इसको मतलब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैन वाइटनी टेस्ट को, ठीक है। जिस तरह अगर हमारा अनोवा फैक्टोरियल अनोवा में जब मतलब हमारे हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाती थी, हम क्या करते होते हैं, पोस्ट हॉक करते हैं, ठीक है, जब लेवल दो से ज़्यादा हो। यहाँ पर ये है कि जब आपकी सपोर्ट हो जाएगी तो पोस्ट हॉक करना है आपने, लेकिन पोस्ट हॉक मतलब पोस्ट हॉक की तरह करना है, लेकिन पोस्ट हॉक नहीं करना, आपने क्या करना है, मैन वाइटनी करना है, ठीक है। मैन वाइटनी टेस्ट करना है, और ये हमारे पास लिखा हुआ है मैन वाइटनी टेस्ट, ये आपने करना है। और ये किस तरह से करना है, बिल्कुल उसी तरह से हमने स्टेप्स वही सारे फॉलो करने हैं जो मैन वाइटनी के हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैन वाइटनी टेस्ट होता है, तो वही बिल्कुल स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 7.99 हमारा कहाँ लाई कर रहा था, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा था, तो हमारी नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो गई थी। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा डिफर कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पोस्ट हॉक में कंपैरिजन करते थे, हमने उसी तरह से कंपैरिजन करना है, ठीक है। पहले आपने सीबीटी और गेस्टाल्ट को आपस में कंपेयर करना है, फिर आपने सीबीटी और साइको एनालिसिस को कंपेयर करना है, फिर आपने साइको एनालिसिस और कंट्रोल को कंपेयर करना है, और फिर आपने सीबीटी और कंट्रोल को कंपेयर करना है, ठीक है। सीबीटी वर्सेस साइको एनालिसिस वर्सेस कंट्रोल, एंड देन सीबीटी वर्सेस कंट्रोल, ठीक है। उस तरह से आपने इनको कंपेयर करना है जैसे हम पोस्ट हॉक में करते थे, लेकिन स्टेप्स जो अब आप कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे वो आपके सारे कौन से होंगे, मैन वाइटनी के, ठीक है। इस तरह से सपोज अब हमारे पास ये क्या है, ये वाला हमारा जो है वो सीबीटी का ग्रुप हम ले लेते हैं, यहाँ पर सीबीटी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास साइको एनालिसिस है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ की जगह। अब यहाँ पर आपने सीबीटी के स्कोर्स लिख लेने हैं, और यहाँ पर साइको एनालिसिस के, ये हमारे पास सीबीटी के जो स्कोर थे 15, 20, 18, 12, और साइको एनालिसिस के 17, 15, 21, 14, ठीक है, वो हमने स्कोर्स यहाँ पर लिख लेने हैं साइको एनालिसिस के, और वो सीबीटी के यहाँ पर लिख लेने हैं। फिर उस तरह से हमने उनके पॉइंट्स निकालने हैं जिस तरह के हम मैन वाइटनी में निकालते थे, ठीक है। कि अब यहाँ से जो है जो भी स्कोर आ रहा है उससे कम इसमें कितने हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे जो भी स्कोर आ रहा है तो उससे कम यहाँ पर इस ग्रुप में कितने स्कोर्स आ रहे हैं तो वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर इधर को देखेंगे कि ये इस नंबर से कम इस तरफ जितने भी स्कोर आ रहे हैं वो हमने इधर लिख देने हैं, ठीक हो गया। अब जिस तरह सपोज अगर 21 आ रहा है हमारा साइको एनालिसिस का सेकंड स्कोर, अगर कोई और भी आ रहा है तो हम वो लिखेंगे, लेकिन सपोज वो 21 आ रहा है तो हम देखेंगे कि 21 से कम सीबीटी के ग्रुप में कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें 21 से कम कौन कौन है, ये 15 भी कम है, 10 भी कम है, 9 भी कम है, 12 भी कम है, 20 भी कम है। ये जो हमारे पास फर्स्ट 5 स्कोर्स आ रहे हैं ये क्या है, 21 से कम है, ठीक है। तो इसलिए हमने अब क्या करना है, 21 के सामने हमने, ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, अब यहाँ पर पॉइंट्स गर्ल्स नहीं होगा, पॉइंट्स साइको एनालिसिस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट्स सीबीटी होगा, ठीक है। तो ये 21 की जगह हमने आगे सामने लिख दिया 5, क्योंकि 21 से कम सीबीटी के ग्रुप में 5 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है। ये हम सिर्फ सपोज वैल्यूज़ अभी बात करें, वैल्यूज़ आपने वो लिखनी है जो सीबीटी और गेस्टाल्ट में, सीबीटी और साइको एनालिसिस में आपके क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि यहाँ पर हैं ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। इनको अब आप देखें कंपेयर करें, उसी तरह इनके आपने पॉइंट्स निकालने आगे। तो अब देखें 15 जो है उससे कम इधर कितने स्कोर हैं, सिर्फ एक है, ये 14, ठीक है। तो आपने 15 के सामने पॉइंट्स में क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, ठीक है। अब ये 20 है तो 20 से कम इधर कितने स्कोर है, ये है 17 भी कम है, 15 भी कम है, और 14 भी कम है। तो 20 के लिए पॉइंट्स में आपने क्या लिख देना, 3। अब ये 18 है तो 18 से कम कितने स्कोर है, 1, 2, 3, 21 ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर भी हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये 22 है तो इससे कम आप देखें 21 भी इससे कम है, तो ये चारों ही इससे कम है तो हमने यहाँ पर 4 लिख देना है,
ठीक है। और उसके बाद फिर इसके आपने इसी तरह से निकालने हैं इसके साथ कंपेयर करते हुए, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो 17 से कम आप देखें इधर कितने हैं, सिर्फ ये है 15, 17 से कम है, ठीक है। तो 17 के सामने हमने क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। फिर ये 15 है तो 15 से कम इधर देखें आप कोई भी नहीं है, ये 15 के इक्वल है, 15 से कम कोई एक भी नहीं है, तो इधर हमने लिख देना है पॉइंट में 0। उसके बाद ये 21 है तो 21 से कम इधर कितने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। 21 ज़्यादा हो गया तो 21 के आगे हमने लिख देना है 3। और 14 से कम कितने हैं, कोई एक भी नहीं है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख देना है, ठीक है। ये हमने इन दोनों के पॉइंट्स निकाल लिए। पॉइंट्स निकालने के बाद आप क्या करते हैं, उनको सम करते हैं दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। और वो हमारे पास फिर आंसर आता है UA और UB में। और उसके बाद जो स्मॉलर वन होता है वो हमारा आंसर होता है। तो अब आप इन दोनों को प्लस करें तो ये 1 + 3 + 3 + 4 ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये 11 हो जाएगा हमारे पास इसका सम। और ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें 11 और 4 इन दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादा कौन सा है और छोटा कौन सा है, 4 हमारे पास छोटा है। तो छोटे वाला जो होता है, स्मॉलर वन जो होता है, वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मैन वाइटनी का, ठीक हो गया। उसके बाद आपने मैन वाइटनिंग के स्टेप्स जो हैं इस पर अप्लाई करने हैं। क्रिटिकल वैल्यू आपने देखनी है, NA और NB जो है वो किस तरह से आएंगे। NA आपके पास होगा, इनको आप देखें 1, 2, 3, 4 तो NA क्या होगा 4। फिर इनको देखें 1, 2, 3, 4 तो NA क्या होगा, NB भी क्या होगा 4। NA भी 4 आ गया, NB भी 4 आ गया, ठीक है। अल्फ़ा 0.05 है। फिर आपने यहाँ से जाना है ये मैन वाइटनी के टेबल में, तो आपने मैन वाइटनी की वैल्यू देख लेनी है जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। फिर उस तरह से आपने डिसीजन लेना है और इसका डिसीजन जो है वो ऑपोजिट होता है। अगर आपकी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में आएगी तो उसका मतलब है कि आपका जो है नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो गई है। अगर अल्टरनेट रीजन में आएगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से आपने मैन वाइटनी करना है जिस तरह से मैन वाइटनी के सारे स्टेप्स हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया CBT और साइको एनालिसिस को, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने यही सारा काम जो हमने इन दोनों पे किया है वो फिर आपने साइको एनालिसिस और कंट्रोल पे करना है। इनके भी इसी तरह से पॉइंट्स लेने हैं और फिर उनका उसी तरह से रिजल्ट निकालना है यहाँ पर जाके, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों भी जब हो गए तो फिर आपने थर्ड पे क्या करना है, CBT और कंट्रोल को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है। और इनके भी फिर उसी तरह से पॉइंट्स लेने हैं दोनों के और फिर उनको देखना है और उनका जो है वो फिर हमने सारा रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये था टोटली हमारे पास क्रिस्टल वैलिस टेस्ट, ठीक है। और इसमें आपने पोस्ट हॉक की जगह पे क्या करना है, मैन वाइटनी टेस्ट करना है, ठीक हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।